हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एटम्स। सबसे पहले जानते हैं कि एक एटम क्या होता है। मेरे ख्याल से तुम सबने 9th या 10th में इसका डेफिनेशन जरूर पढ़ा होगा। इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एवरी एलिमेंट। एटम, हर चीज यूनिवर्स में किससे मिलकर बनी हुई है? एटम से मिलकर बनी हुई है। अब एटम की डिस्कवरी कैसे हुई, चलो उसके लिए हम मॉडल्स को देखते हैं। तो एटम को डिस्कवर करने के लिए जो सबसे पहला मॉडल आया वो आया था हमारे पास थॉमसन का मॉडल। अभी तक तुमको जितना पता है एटम के बारे में, जैसे कि एटम होता है, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, उसको अभी के लिए भूल जाओ, क्योंकि ये स्टडी हुई थी 1900 के आसपास। ओके, तो उस टाइम के हिसाब से थोड़ा सोचना। तो जो सबसे पहला जो मॉडल आया था वो आया था हमारे लिए थॉमसन का मॉडल। थॉमसन ने क्या कहा, और इस मॉडल को हम लोग प्लम पडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ओके, थॉमसन ने क्या कहा कि जो मेरा एटम होता है वो बिल्कुल तरबूज के जैसा होता है और एक वाटरमेलन के जैसा होता है। उसमें जो लाल वाला जो पोर्शन होता है जो खा सकते हैं वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है। वो पूरा का पूरा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो उसमें सीड्स होते हैं काले काले, वो पूरे के पूरे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज होते हैं। मैं इलेक्ट्रॉन्स इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि उस टाइम तक लोगों को पता नहीं था कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स थे। ओके, तो ये जो थे हमारे बीच, उनको उसने बोला ये नेगेटिव चार्ज थे और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स से। क्लियर है ये बात? तो ये था हमारा थॉमसन मॉडल। सबसे पहले इसको हम लोग कुछ वर्ड्स में लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, एटम कंसिस्ट ऑफ positive charge distributed uniformly in a sphere and negative charge embedded in it. ओके, तो ये था हमारे लिए थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल को सिर्फ हमको इतना ही पढ़ना है। ओके, अच्छा, अब इसके बाद जैसे ही थॉमसन मॉडल आया उसके 4-5 सालों के बाद एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। साइंटिस्ट का नाम था गाइगर। उसने अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया हम बाद में जानते हैं। ओके, तो उससे ये पता चला कि जो एटम होता है, एटम पूरा का पूरा खाली होता है, उसमें एक सेंटर में कोई बहुत ही हैवी चीज रखी होती है, उसके हिसाब से ये आ रहा था। ओके, तो थॉमसन का मॉडल इसके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से पूरा का पूरा गलत हो गया। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो सेंटर में कुछ ऐसी हैवी चीज तो थी नहीं, तो यहाँ पे थॉमसन मॉडल को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अब उस अल्फा स्कैटरिंग के बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना मॉडल डिस्क्राइब किया, फिर उसको फर्दर करेक्ट किया बोर ने, फिर बोर के कुछ हाइपोथेसिस थे उसको वापस से करेक्ट किया डी ब्रोगली ने। ये था, हम तीनों तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। थॉमसन बस यहीं पे समाप्त होता है। जल्दी से थॉमसन मॉडल के बारे में नोट कर लो, इस टाइमलाइन के बारे में लिखना चाहो तो लिख लो। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, जब बोर का जो मॉडल है उसको मोस्ट एक्यूरेट मॉडल बोला जाता है अभी तक एटम को डिस्क्राइब करने के लिए। पर जब बोर का मॉडल के हिसाब से हम लोग बात जानते हैं, सेंटर में होते हैं हमारा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास ऑर्बिट करते रहते हैं। बस इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक एटम बोलते हैं। तो जब बोर ने मॉडल दिया था, ये दिया था 1913 में। कब दिया था ये? 1913 में। तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी 1932 में। कब हुई थी? 1932 में। तो मोस्ट एक्यूरेट मॉडल आया, तब तक लोगों को एक एटम किससे मिलकर बना होता है उसके बारे में पता नहीं था। बात ठीक है? चलो जल्दी से थॉमसन मॉडल के बारे में 2 लाइंस लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। तो ये मैंने यहाँ पे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का सेटअप बनाया हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट गाइगर एंड मार्डन 2 साइंटिस्ट ने किया था, ना कि रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने उन दोनों को सजेस्ट किया था ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब देखते हैं इनके एक्सपेरिमेंट क्या था। इनके पास एक अल्फा पार्टिकल का गन था, उससे जो अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं उसको उन्होंने बहुत ही पतली गोल्ड फॉइल के ऊपर बॉम्बार्ड किया। ओके, और उन्होंने उसके आसपास से डिटेक्टर वाली स्क्रीन लगा दी।
जिसके ऊपर पड़ेंगे तो हो सकता है जैसे सफेद सा धब्बा हो जाए, जैसे अल्फा पार्टिकल टकराएगा तो वहाँ पे सफेद सफेद दिखेगा। ओके, तो इस तरीके की उन्होंने एक स्क्रीन लगा दी। अब क्या हुआ, उनके ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। उनको क्या मिला कि जो ज़्यादातर पार्टिकल्स थे और ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सब के सब इस गोल्ड फॉइल के थ्रू पास कर गए। सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल के थ्रू पास कर गए। बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि 1 डिग्री से ज़्यादा पे डिफ्लेक्ट हुए थे। लगभग उसका एग्जैक्ट अमाउंट था 0.18%। 0.18% अल्फा पार्टिकल्स ग्रेटर देन 1 डिग्री के ग्रेटर देन 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो किया। और लगभग 8000 में एक पार्टिकल ऐसा था जो कि वापस पलट के गया, मतलब आया, टकराया और वापस चला गया। ये कैसा पार्टिकल था? 1 in 8000। बात समझ आई ये? तो ये इनके ऑब्जर्वेशंस थे। अब इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रदरफोर्ड ने वापस से एटम के मॉडल को रीडिफाइन किया। किस तरीके से रीडिफाइन किया हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों चीजों को नोट कर लो। चलो, तो अब हम लोग इनके रिजल्ट के ऊपर आते हैं। रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन को साथ साथ में देखते चलते हैं। उनका पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के थ्रू पास कर गए थे। ओके, हम बोल सकते हैं उससे कि जो एटम जो था उसके अंदर ज्यादातर पार्ट खाली था। मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज अनऑक्यूपाइड, क्योंकि उसके थ्रू मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड पास कर गए थे। उनका दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि जो अल्फा पार्टिकल थे लगभग 1% से भी कम, जो कि 1 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए थे। 1 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स थे। तो उन्होंने क्या बात बोली कि एक बहुत ही छोटा सा रीजन होता है जहाँ पे बहुत ही हाई पॉजिटिव चार्ज रखा होता है और वो बिल्कुल एटम के सेंटर पे होता है, जिनको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। किस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये बात बोली कि 1% से भी कम अल्फा पार्टिकल्स 1 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए थे। अब डिफ्लेक्ट पॉजिटिव चार्ज उन्होंने कैसे बोला? अच्छा, जो अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है? प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बता, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? दूर भगाएगा, दूर धकेलेगा। अब समझ ले कि ये एक अल्फा पार्टिकल है, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, क्लियर है? तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन इससे दूर जाते हुए लगेगा। ओके, तो जैसे जैसे ये पास आएगा वो अपना पाथ डेविएट करेगा। इसका पाथ कैसा होगा? कुछ इस तरीके का हो जाएगा, तो ये डिफ्लेक्ट होगा। बात ठीक है? तो इसके हिसाब से हमने बात बोली, क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे तो सेंटर में कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, और वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ही स्मॉल स्पेस में होगा। ओके, जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। फिर उन्होंने तीसरी बात बोली कि न्यूक्लियस इज वेरी मासिव। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बात देखी थी कि एक पार्टिकल आया, वापस चला गया। एक 8000 में सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था जो ग्रेटर देन 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ था, याद हो तो तुझे, थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो उसके हिसाब से उन्होंने क्या बात बोली कि जो सेंटर पे जो रखा गया है न्यूक्लियस वो बहुत ही ज्यादा हेवी है, क्योंकि वो न्यूक्लियस अपने प्लेस से बिल्कुल भी नहीं हिला अल्फा पार्टिकल के आने पे। ओके, थर्ड ऑब्जर्वेशन। चौथा ऑब्जर्वेशन, ये उसके ऑब्जर्वेशंस हो गए और उनके रिजल्ट लिख दिए। फिर उन्होंने कुछ और भी बातें बोली, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करता है, जैसा बिल्कुल सिमिलर जैसा सन के आसपास प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिट्स में। तो ये उनका चौथा रिजल्ट था। पांचवी बात, उन्होंने क्या बात बोली? इलेक्ट्रॉन और जो सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है जो कि न्यूक्लियस है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। किस फोर्स से? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और वो बैलेंस होगा हमारे लिए सेंट्रीपिटल फोर्स से। और हम बात बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। बात समझ आई? इन पांचों ऑब्जर्वेशंस को लिखो, इसके हिसाब से हम क्या बात लिख सकते हैं वो देखते हैं। ओके, चलो, तो अब हम लोग रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक देखते हैं। अच्छा देख, मॉडल क्या था? हमारा सेंटर पे न्यूक्लियस है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और इनके बीच का जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने सेंट्रीपिटल फोर्स को आराम से बैलेंस कर रहा है। अब जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी थी तब तुमने एक बात सीखी होगी
कि एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल या ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। ऑसिलेटिंग मतलब कि वो एक्सेलरेट होता है, ऑसिलेटिंग से अच्छा है हम लोग ये बात ध्यान रखें कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। बात समझ आई? यहाँ पे देख, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो इसके सेंटर की तरफ हमेशा एक्सेलरेशन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बात समझ आई? तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करता है तो वो हमेशा एक्सेलरेट होता रहता है। अगर एक पार्टिकल एक्सेलरेट होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी कैरी करती है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो गई। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस फॉर्म में होगी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई, काइनेटिक एनर्जी कम हुई मतलब इसकी वेलोसिटी कम हो गई। वेलोसिटी कम होगी तो ये अब दूर नहीं घूमेगा, ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। इसका वेलोसिटी कम हो गई तो इसका रेडियस भी कम हो जाएगा। अब ये कंटिन्यूअसली घूमता जाएगा, घूमता जाएगा। इधर देख, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ये अब इसके आसपास से घूमता जाएगा, लेकिन अपनी एनर्जी भी साथ साथ में खोता जा रहा है। एनर्जी खोता जा रहा है मतलब इसकी रेडियस कम होती जा रही है। तो ऐसे घूमता जाएगा और फाइनली इसे स्पाइरल पाथ में और एंड में अपने न्यूक्लियस में समा जाएगा और न्यूक्लियस के साथ मर्ज हो जाएगा। तो ये इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो यही उसका सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉबैक है, जिसको मैंने यहाँ पे पॉइंट्स पूरा का पूरा लिख दिया है। आराम से उतार लो, समझ आया नहीं आया हो तो एक बार और मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं दोबारा समझाऊंगा। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं बोर्स मॉडल। बोर ने क्या करा? रदरफोर्ड मॉडल को आगे कंटिन्यू करा। रदरफोर्ड क्या बोल के गया था? बीच में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं। बोर ने बोला कि जो रदरफोर्ड ये बात बोल के गया है बिल्कुल करेक्ट है, पर रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था कि फाइनली वो स्पाइरल करके अंदर चला जाएगा, उसको मैं करेक्ट करता हूँ। पर मैं करेक्ट करूंगा उससे पहले तुमको मेरी 3 बातें माननी पड़ेगी। तो उसने अपने 3 पोस्टुलेट्स दिए। ओके, अगर तुम ये 3 पोस्टुलेट्स मानते हो तभी मेरा जो मॉडल है वो वैलिड है। अब उसके कौन से 3 पोस्टुलेट्स थे वो हम लोग देखते हैं। उसका पहला पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एन एटम इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स। उसने क्या बात बोली कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसा नहीं कि कहीं पर भी घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस के पास में घूम रहा है, न्यूक्लियस से बहुत दूर घूम रहा है, हर ऑर्बिट में, हर कहीं नहीं घूम सकता। उसके लिए फिक्स्ड ऑर्बिट होंगे। ओके, और वो फिक्स्ड ऑर्बिट के पास फिक्स्ड एनर्जी होगी। बात समझ आई? जो एटम है, एटम के पास ऐसे फिक्स्ड ऑर्बिट होंगे। ओके, उन ऑर्बिट्स की फिक्स्ड एनर्जी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा और वो रेडिएशंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। उन ऑर्बिट्स को उसने नाम दिया स्टेशनरी स्टेट्स। क्या नाम दिया? स्टेशनरी स्टेट्स। आराम से तुम पहला बाद में पढ़ लेना, फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या था? हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो उसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके पास फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होगा। इसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड होगा और वो कितना होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। और एंगुलर मोमेंटम को हम लिख सकते हैं nh/2π। h है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। बात ठीक है? तो ये इसका दूसरा पोस्टुलेट था। तीसरा पोस्टुलेट क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जो स्टेबल स्टेट है उससे नीचे वाली में जंप करता है, ऊपर से जब नीचे जंप करता है तो वो एक फोटोन इमिट करेगा। फोटोन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब जो एनर्जी जो निकालेगा वो किस फॉर्म में निकालेगा? लाइट के फॉर्म में या फोटोन के फॉर्म में। उस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? उन दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल। कितनी होगी? ऊपर वाले ऑर्बिट की एनर्जी माइनस नीचे वाले ऑर्बिट की एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो होगा वो होगा हमारे पास एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट। ये तीनों के तीनों उसके पोस्टुलेट थे। अगर हम ये मानते हैं तो बोर का मॉडल को हम लोग आगे स्टडी कर सकते हैं। अगर हम नहीं मानते तो नहीं पढ़ सकते। पर उस टाइम पे लोगों के पास, अच्छा मान लो तुम जिम में जाते हो, तुमको पतला होना ही है, तो तुमको जो ट्रेनर बोलता है वो बिना सोचे समझे मान लेते हो। उस टाइम पे भी यही था। लोगों को समझ नहीं आता है कि इसको हम लोग डिफाइन कैसे करें, मतलब अपना एटम का मॉडल डिफाइन कैसे करें। तो जो अपने बोर्ड ने बोला वो सारी चीज़ें लोगों ने उस टाइम पे मान ली। ओके, तो ये 3 पोस्टुलेट्स जल्दी से उतार लो,
फिर हम इसके ऊपर अब मैथमेटिकल इक्वेशंस देखते हैं। चलो तो अब हम लोग बोर्स मॉडल को हम अपने मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं। उसका क्या था, हमारे पास बीच में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ओके, अच्छा, ये मॉडल उसने बेसिकली हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था। उसके बाद हमने जनरल कर दिया एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें वो हर एटम के लिए बात करता है। तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए पढ़ रहे हैं। ओके, तो बीच में न्यूक्लियस होगा। बता, न्यूक्लियस के पास चार्ज कितना होगा, वो होगा मेरे पास प्लस के ई के इक्वल। क्लियर है ये बात। इलेक्ट्रॉन होगा, इसके ऊपर चार्ज होगा माइनस का ई। ओके, तो जिस ऑर्बिट में ये घूम रहा है, मान ले कि ये जो ऑर्बिट है वो nth ऑर्बिट है। कौन सा ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है वो हम लोगों ने लिया है Rn से। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास जो वेलोसिटी है उसको हम लोगों ने लिया Vn से। बात ठीक है। चलो, तो हमारा इसका जो पहला जो पोस्टुलेट था उसके हिसाब से इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना था, nh/2π के इक्वल। सबसे पहली चीज वही लिखते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग रोटेशनल मोशन से बात जानते हैं। एक पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, mv इंटू आर के इक्वल लिखते हैं। सो L is equals to nh/2π which is also equals to mv into r के इक्वल। तो यहाँ से अपने को mv और इन सब में रिलेशन पता चला, तो यहाँ पे mn आएगा, यहाँ पे vn आएगा। सो दिस इज एंगुलर मोमेंटम इन nth स्टेट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेट। अब दूसरी बात, जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो रदरफोर्ड बोल के गया था कि इसके इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इसको कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। सो इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल प्रोवाइड कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो दोनों को इक्वल करते हैं। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा हम लिख सकते हैं कितना आएगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक विल बी इक्वल टू mvn का स्क्वायर अपॉन rn। अच्छा, ये m किसका होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ये बात। सो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना होगा बता दे जल्दी से। वो होगा हमारे लिए, के लिख रहा हूं मैं अभी के लिए, के q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा के q1 विच इज ई माइनस ई। पर हमको पता चला फोर्स अट्रैक्टिव है तो अपने को माइनस ई लिखने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर सकते हैं। सो के ई स्क्वायर अपॉन आर एन का स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू एम वी एन का स्क्वायर अपॉन आर एन। इन दोनों को थोड़ा सॉल्व कर, यहाँ पे मेरा आर एन से आर एन कैंसिल हो रहा है एक, तो क्या बच रही है इक्वेशन, के ई स्क्वायर अपॉन आर एन इज इक्वल्स टू एम वी एन का स्क्वायर। अब लीनियर मोमेंटम की मेरे पास इक्वेशन 1, ये हो गई मेरे पास इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोग आर एन अब हम इन दोनों इक्वेशन से वेलोसिटी और रेडियस फाइंड करते हैं। चलो तो करना शुरू करते हैं हम लोग। चल, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से किसी चीज का वैल्यू निकाले, जिससे आर एन का वैल्यू निकाले। कितना आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 आर एन इज इक्वल्स टू, बता कितना आ जाएगा, एन एच कट अपॉन 2π डिवाइडेड बाय एम इंटू वी एन। सो एन एच अपॉन 2π एम वी एन, इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो के ई स्क्वायर अपॉन एन एच, देख ये टर्म डिवाइड में जाएगी तो ऊपर चली जाएगी, मल्टीप्लाई में तो ऊपर की ओर आएगा 2π एम वी एन इज इक्वल्स टू m इंटू वी एन का स्क्वायर। m से m कैंसिल हुआ मेरे लिए, k का वैल्यू भी हम लोग अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। k की जगह हम लिख देंगे 1/4π एप्सिलॉन नॉट। 1 अभी के लिए हटा रहा हूँ, नीचे की तरफ मल्टीप्लाई है NH, ऊपर की तरफ क्या क्या है हमारे पास 2π e स्क्वायर, 2π e स्क्वायर।
एक वी एन से मेरा स्क्वायर भी कैंसिल हुआ, क्लियर है यहाँ तक? इज इक्वल्स टू, सो दिस टर्म इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे लिए? वी एन। तो मुझे यहाँ से वेलोसिटी मिल गई। वेलोसिटी कितनी आएगी? देख और भी चीजें कैंसिल हो रही है, 2, तो कितना है वेलोसिटी? वी एन निकल के आए मेरे पास ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच इंटू 1/n। वेलोसिटी ने ना ऑर्बिट कितना निकल के आया? ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच इंटू 1/n। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। बात समझ आई? यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी जो है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। इलेक्ट्रॉन के मास के ऊपर वेलोसिटी डिपेंड नहीं कर रही है। काम की बात है, ध्यान रखना। अच्छा, जब हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच, तो हमारा इसका वैल्यू निकल के आता है ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच, ये निकल के आता है 2.166 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। कितना निकल के आता है? 2.166 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। इसको हम देख, अगर मैं यहाँ पे n का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो यहाँ पे भी v1 हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि ये वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट में होगी। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी? 0.166 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक सबको समझ आया? अब इसको यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करें तो Vn आ जाएगा 2.166 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1/n। ये होती है हमारी वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। काम की बात भूलना मत, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह कोई दूसरा पार्टिकल रख दें जिसका मास ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी वेलोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लिख ले यहाँ पे बात, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात। वेलोसिटी हम लोग फाइंड कर चुके। अब वेलोसिटी को उठा के हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम अपना Rn का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जल्दी से इतनी चीज को नोट कर लो, फिर हम लोग Rn फाइंड करते हैं। चलो, तो हम लोगों ने वेलोसिटी निकाली कुछ इतनी, और ये हमारी मोमेंटम वाली इक्वेशन यहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो NH अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू m ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू n इंटू Rn। यहाँ से Rn निकल कितना आ रहा है? वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 2 से 2 कैंसिल हुआ मेरे लिए। सो Rn इज इक्वल्स टू आया, देख n स्क्वायर हो जाएगा, h भी स्क्वायर हो जाएगा। सो सबसे पहले लिख रहे हैं h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर डिवाइडेड बाय बता पाई m ई स्क्वायर। सो पाई m ई स्क्वायर। तो ये आई हमारे पास रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। क्या आया ये? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अब वापस से इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग उसका मास जानते हैं, E का वैल्यू जानते हैं, चार्ज का। जब चीजें सारी पुट करते हैं तो हमारा जो निकल के आता है Rn वो आता है 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम में। क्या निकल के आता है? 0.529 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो आएगी वो किस में आएगी? हमारी एंगस्ट्रॉम में। अब यहाँ पे देख, जो Rn है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रही है। अगर भारी मास होगा तो वो पास में घूमेगा, ओके, और हल्का मास होगा तो वो ज्यादा दूर घूमेगा, उसका ऑर्बिट का रेडियस ज्यादा होगा। बात ध्यान रखना। सो Rn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ये काम की बात है, बात ध्यान रखना। चलो, तो ये हो गई हमारी रेडियस वाली बात। अब अपने से यहाँ पे पूछा जाता है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी? सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। सो हाफ m v हम लोग फाइंड कर चुके थे, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू डिवाइडेड बाय n, इसका होल स्क्वायर। बता काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है?
ये आ जाएगी देख 2 2 यहाँ पे 8 हो जाएगा, सो 1/8 m e की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, और इस n को हम लोग बगल में लिखते हैं 1 अपॉन n स्क्वायर। तो ये आई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, k q1 q2 बाय r, जल्दी से निकाल दे। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू k विच इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q1 विच इज e, q2 नॉट, q1 मतलब चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन पॉजिटिव, लेकिन इसका चार्ज नेगेटिव होगा। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर होती है तो मुझे साइन पुट करना पड़ेगा, सो नेगेटिव लिख सकता हूं मैं डायरेक्टली, आगे 1 और आगे माइनस लगा दिया, ई स्क्वायर अपॉन आर एन का वैल्यू हमने फाइंड किया, सब्स्टिट्यूट करो क्या आ रहा है। सो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है हमारे पास नेगेटिव ऑफ 1/4 m e स्क्वायर अपॉन, सब्स्टिट्यूट कर यहाँ पे आर एन का वैल्यू, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 1/4 m e की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर। कितना आता है वो, कुछ इतनी आती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, दोनों को वापस से हम लोग ऐड कर दें। सो द टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू, ऐड कर दे जल्दी से, सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो टोटल एनर्जी इन एनर्जी स्टेट विल बी इक्वल टू, देख यहाँ पे देख m e की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट, ये सबकी सब चीजें सेम है दोनों में, तो यहाँ पे 1/8 है, यहाँ पे 1/4 है नेगेटिव का, दोनों का ऐड कर कितना आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ 1/8 m e की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर। क्लियरली तुम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है लेकिन अपोजिट साइड में है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हाफ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये आगे मेरे पास टोटल एनर्जी, चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। चलो तो जब हम इन टर्म को सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है माइनस का 13.6, कितना निकल के आता है, माइनस का 13.6 अपॉन n स्क्वायर। ये एनर्जी मिलती है अपने को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर मुझे टोटल एनर्जी पता चल गई, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। देख यहाँ से इनका रिलेशन देख, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। इन दोनों से देख सकते हैं ये 1/8 पूरा टर्म सेम, बस नेगेटिव साइन है। इसका और इसका रिलेशन क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बता। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको मैं, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अब इन दोनों से तीनों का रिलेशन लिख ले, क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 से, ये नेगेटिव साइन में इधर लेके चले जाता हूँ, तो क्या हो रहा है मेरे पास, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, तो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। ये रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान ले मुझे किसी टाइम पे काइनेटिक एनर्जी पूछ ली तो हम ये फॉर्मूले थोड़ी याद रखेंगे, हम तो टोटल एनर्जी याद रखेंगे, और अपने को याद भी सिर्फ यही है, माइनस का 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ आई, तो इसकी वजह से अपने को रिलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट, ये हमारा जो हमने रेडियस फाइंड किया ये इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी फाइंड करी थी वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूलेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन सब फॉर्मूलेस को इंपॉर्टेंट कर लेना। और अच्छा, तुम लोगों ने वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा 11th में, तुमको दिख रहा होगा सारी की सारी चीज़ें तुमने उस टाइम पे निकाली थी, सारी वही चीज़ें हैं, पर हम लोग अब फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। चलो तो जल्दी से इन सब चीज़ों को नोट कर लो, और हम आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।